आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। अगर इंग्लिश में देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे इसको। तो देखिए कह रहा है कि संक्रमण तत्वों के विशिष्ट लक्षणों में से एक लक्षण इन तत्वों द्वारा यौगिकों में कई ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाना है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो संक्रमण तत्व हैं यानी ट्रांजिशन मेटल हैं उनकी एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। देखिए बता रहा है कि सारणी 4.3 में प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं को सूचीबद्ध किया गया है। तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें जो है जो तत्व आते हैं तो ये 4.3 जो टेबल है इसमें दिखाया गया है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्थाएं अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं को मोटे टाइप में दिखाया गया है। तो ध्यान दीजिए जैसे स्कैंडियम है इसकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था है, टाइटेनियम की हमारी +2 +3 +4 है और +4 इसकी अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। यानी सामान्यतः +4 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है Ti, वैसे +2 और +3 अवस्था भी शो कर सकता है। इसी प्रकार से जो V है हमारा वेनेडियम ये +2 +3 +4 +5 ऑक्सीकरण अवस्था दिखा सकता है, परंतु +5 ऑक्सीकरण अवस्था इसकी अति सामान्य है। इसी प्रकार से देखिए आगे क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक इन सब की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाई गई। तो इनके बारे में अब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि समय ज़्यादा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। पुस्तक में लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। मेन जो मूल बात है वो हमने समझ लिया कि जो ट्रांजिशन मेटल हैं उनकी कई ऑक्सीकरण अवस्थाएं हो सकती हैं। अब देखिए कह रहा है कि अत्यधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाने वाले संक्रमण तत्व संक्रमण श्रेणी के मध्य में या इसके निकट स्थित हैं। तो ध्यान दीजिए कि ये जो संक्रमण श्रेणी है इसमें ज़्यादा संख्या में जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो मध्य में हैं या मध्य के निकट हैं। जैसे देखिए क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज़्यादा है पूरी सीरीज में, ये कहने का मतलब है। उदाहरणार्थ मैग्नीज +2 से +7 तक की सभी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। श्रेणी के दोनों किनारों पर ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या कम पाई जाती। देखिए इस किनारे पर 1 है, इस किनारे पर भी 1 है। इसका कारण तत्वों स्कैंडियम से टाइटेनियम में परित्याग या साझेदारी के लिए कम इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता अथवा तत्वों के संयोजकता कोष में d इलेक्ट्रॉनों की अधिक संख्या परिमाणतः भागीदारी के लिए कम कक्षकों की उपलब्धता Cu, Zn से है। यानी Cu और Zn में भागीदारी वाले कक्षकों की संख्या कम है। यह कारण है कि मध्य वाले जो तत्व हैं वो ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दिखा रहे हैं और दोनों किनारों में ऑक्सीकरण अवस्था की संख्या कम पाई जा रही है। तो इस बात को आप लोग और अच्छे से समझ लीजिए कि श्रेणी के दोनों किनारों पर ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या कम पाई जाती है। इसका कारण तत्वों स्कैंडियम तथा टाइटेनियम में परित्याग या साझेदारी के लिए कम इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता, यानी निकाले जाने वाले या किसी दूसरे के साथ साझेदारी करने वाले इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता कम है। इस कारण से ऑक्सीकरण अवस्था कम शो कर रहे हैं किनारे वाले तत्व। अथवा तत्वों के संयोजकता कोष में d इलेक्ट्रॉनों की अधिक संख्या, या फिर
जो वैलेंस शेल है एलिमेंट की, संयोजकता कोष है, यानी दूसरे के साथ संयोग कर रहा है इलेक्ट्रॉनों का, उस कोष में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होना। जब डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी तो इसका परिमाण क्या होगा? भागीदारी के लिए कम कक्षकों की उपलब्धता। जाहिर सी बात है कि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी डी इलेक्ट्रॉनों की, तो डी कक्षक पूरे भरे होंगे। जब डी ऑर्बिटल पूरे भरे होंगे तो दूसरी जगह से या भागीदारी करने वाले दूसरी जगह से आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जगह ही नहीं रहेगी। तो संयोजकता में मतलब कई प्रकार की संयोजकता नहीं शो हो पाएंगी। इसका एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा है कि Cu और Zn में ऐसा है। इस प्रकार प्रथम श्रेणी के आरंभ में स्कैंडियम सेकंड वास्तविकता में अज्ञात है, यानी स्कैंडियम +2 के फॉर्म में अज्ञात है तथा टाइटेनियम +2 और +3 की तुलना में टाइटेनियम +4 अधिक स्थायी है। ये बात समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि +4 का मतलब है कि यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन कम है, यानी डी ऑर्बिटल या कक्षकों की उपलब्धता ज़्यादा है, इसलिए Ti4 यानी Ti+4 की अवस्था में ज़्यादा स्थायी है। देखिए, कह रहा है कि श्रेणी के दूसरे छोर पर जिंक की एकमात्र ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। Zn की देखिए +2 है। डी इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें डी इलेक्ट्रॉनों की कोई भागीदारी नहीं है। सामान्यतः स्थायित्व वाली अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या मैग्नीज तक यस तथा डी कक्षकों में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं के योग के बराबर है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है सामान्य स्थायित्व वाली अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या मैग्नीज तक यस तथा डी कक्षकों में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर है। तो इसको भी आप लोग समझ लीजिए कि जो ऑक्सीकरण अवस्था है मैग्नीज तक अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था, तो वो यस तथा डी कक्षकों में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर है। यानी जितने इलेक्ट्रॉन हैं यस और डी कक्षकों में, उनको अगर जोड़ दिया जाए तो ऑक्सीकरण अवस्था उतनी ही है। टाइटेनियम में 4, ये देखिए कंपाउंड यानी यौगिक बनाए गए हैं TiO2। तो O में देखिए -2 होती है तो 2O की -4 हो जाएगी, इसलिए Ti की +4 होना पड़ेगा। इसी प्रकार से VO2 में VO2 और प्लस है, इसका मतलब O2 की -2 होती है तो 2O2 की -4 और एक प्लस है, यानी एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया तो 5 स्थिति बन जाएगी, इसलिए यहाँ पर V पर 5 है प्लस का। क्रोमियम O2O4 -2 है, तो देखिए ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 का -8 और 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो -6 हो गया, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन और हैं इसमें, तो इसका मतलब +6 चाहिए, तो इसलिए क्रोमियम का 6 लिखा गया। इसी प्रकार MnO4, तो ऑक्सीजन का -8 और एक ये माइनस लगा, इसका मतलब -7, एक ये निगेटिव घट जाएगा, तो इसलिए Mn के साथ 7 है प्लस का। तो इस प्रकार से हम लोग कंपाउंड लिख सकते हैं। इसके पश्चात तत्वों की उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व में आकस्मिक कमी आ जाती है। तो कह रहा है सामान्य स्थायित्व वाली अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या मैग्नीज तक एस तथा डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं के योग के बराबर होता है, जैसे यहाँ पर हमने देखा। इसके पश्चात तत्वों की उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व में आकस्मिक कमी आ जाती है, यानी मैग्नीज के बाद, जिसका अनुगमन करने वाली अभिलक्षणिक स्पीसीज हैं
तो जिसका अनुगमन करने वाली यानी जिसके पश्चात ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व में आकस्मिक कमी आती। तो कम स्थायित्व वाली ऑक्सीकरण अवस्था किसकी किसकी है, जैसे Fe की +2 और +3 के फॉर्म में, कोबाल्ट की +2 और +3 के फॉर्म में, निकिल की +2 के फॉर्म में, कापर की +1 और +2 के फॉर्म में और जिंक की +2 के फॉर्म में। ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं कम स्थायित्व हैं, स्थायित्व में आकस्मिक कमी आ जाती है। अब देखिए आगे कह रहा है कि परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो कि संक्रमण तत्वों की एक विशेषता है का कारण है अपूर्ण डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार से प्रवेश करना जिससे इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में एक का अंतर बना रहता है। इसका उदाहरण V2, V3, V4, V5 है, यानी वेनेडियम 2, 3, 4 और 5 है। उल्लेखनीय है कि असंक्रमण तत्व यानी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में सामान्यतः 2 का अंतर पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं हमारी ट्रांजिशन मेटल की या ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो उनका मूलभूत जो कारण है वो ये है कि जो डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश करना है जिससे इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में एक का अंतर बना रहता है। और जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनमें जो विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं उनमें सामान्यतः 2 का अंतर पाया जाता है। ये एक मूलभूत कारण है। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है डी ब्लॉक तत्वों के वर्ग 4 से 10 की ऑक्सीकरण अवस्थाओं की परिवर्तनशीलता में एक रोचक तथ्य देखने को मिलता है। क्या रोचक तथ्य है? पी ब्लॉक में अक्रिय युगल प्रभाव के कारण यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण भारी सदस्यों द्वारा निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं बनना अनुकूल होता है, जबकि डी ब्लॉक में इसका विपरीत सही है। जैसे उदाहरण दे रहा है कि वर्ग 6 में जो मोलिब्डेनम है वो 6 ऑक्सीकरण अवस्था तथा जो हमारा W है जिसको टंगस्टन कहते हैं, तो ये टंगस्टन इसका W नाम वोल्फ्राम की वजह से, वोल्फ्राम इसका नाम है, इसको टंगस्टन भी बोलते हैं। तो ये +6 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व एवं क्रोमियम +6 से अधिक है। तो यहाँ उदाहरण दे रहा है कि जो मोलिब्डेनम है ये 6 ऑक्सीकरण अवस्था में वर्ग 6 में है तथा जो हमारा टंगस्टन है ये 6 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व क्रोमियम 6 से अधिक है। अधिक क्यों है? क्योंकि ये बता रहा है कि पी ब्लॉक में जो अक्रिय युग्म प्रभाव है यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट है जो भारी सदस्यों द्वारा निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं बनाना अनुकूल होता है। तो जो भारी सदस्य हैं यानी जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा है वो सदस्य निम्न ऑक्सीकरण अवस्था बनाना उनके लिए अनुकूल होता है, जबकि डी ब्लॉक में इसका विपरीत होता है। जैसे उदाहरण दे रहा है कि मोलिब्डेनम और टंगस्टन का स्थायित्व क्रोमियम से अधिक है। अतः अम्लीय माध्यम में क्रोमियम 6 डाइक्रोमेट के रूप में प्रबल ऑक्सीकारक है, जबकि MoO3 एवं WO3 नहीं है। तो इस बात को समझने की जरूरत है। ये चीज निकल करके सामने आई। अब देखें यहाँ पर जो हमारी क्रोमियम है ये डी ब्लॉक है, जबकि जो मोलिब्डेनम है और ये वोल्फ्राम जिसको हम टंगस्टन कहते हैं ये पी ब्लॉक में होगा, पी ब्लॉक है, इससे तुलना कर रहा है। तो वर्ग 6 में जो मोलिब्डेनम और वोल्फ्राम है इसका स्थायित्व क्रोमियम से अधिक है, जबकि सबकी ऑक्सीकरण अवस्था +6 ही है। देखिए क्योंकि पी ब्लॉक में जो अक्रिय युग्म प्रभाव है उसके कारण
निम्न ऑक्सीकरण अवस्था बनना अनुकूल होता है, जबकि डी ब्लॉक में इसका विपरीत होता है। तो इसलिए उच्च ऑक्सीकरण अवस्था देखिए पी ब्लॉक में ज़्यादा स्थायी है, जबकि डी ब्लॉक में कम स्थायी है, क्योंकि डी ब्लॉक में अक्रिय युग्म प्रभाव नहीं है, यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं है। आप देखिए निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं तब पाई जाती हैं जब एक संकुल यौगिक में ऐसे लिगेंड हों जिसमें सिग्मा आबंधन के अतिरिक्त पाई ग्राही गुण भी पाए जाते हों। तो ध्यान दीजिए कि डी ब्लॉक जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनके बारे में बता रहा है कि उनमें जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तब पाई जाती है जब एक संकुल यौगिक में यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऐसे लिगेंड हों जिनमें सिग्मा आबंध के अतिरिक्त पाई ग्राही गुण भी पाए जाते हैं, यानी सिग्मा बांड के साथ पाई बांड भी बनाने की क्षमता हो। जैसे उदाहरण हमको दिया जा रहा है कि NiCO का होल 4 और ये FeCO का होल 5 में निकिल और आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है। तो ध्यान दीजिए अभी हम इस विषय में डिस्कस नहीं करेंगे, इसके आगे चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जब हम उसको पढ़ेंगे तो लिगेंड के बारे में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में, सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉनों के बारे में सारी चर्चाएं होंगी और क्यों इनकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है ये भी हम चर्चा कर पाएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे संक्रमण तत्व का नाम बताइए जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती है। तो अभी हमने ऊपर सारणी पढ़ी, तो जो स्कैंडियम है जिसका परमाणु क्रमांक 21 है, परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती है। और स्कैंडियम के साथ साथ देखिए यहाँ स्कैंडियम है और जिंक भी है, इसमें +3 है, इसमें +2, केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था है। तो हम सही बात को समझें, जरूरी नहीं कि यहाँ पर स्कैंडियम लिखा है तो स्कैंडियम ही आंसर होगा, हम जिंक भी लिख सकते हैं। अब आगे आ जाता है हमारा M+2/M मानक इलेक्ट्रोड विभव में प्रवृत्तियाँ। तो ये ऑब्लिक का मतलब कि +2 से M बनने के जो यानी 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के M बनेगा। तो ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो उनमें जो प्रवृत्तियाँ हैं उनके बारे में हमको स्टडी करना है। तो यहाँ पर देखिए ट्रेंड्स इन द M+2/M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ऐसा बनने की क्या ट्रेंड है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे या क्या प्रवृत्ति है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि विलयन में ठोस धातु के M+2 आयनों में रूपांतरण से संबंधित ऊष्मा रासायनिक प्राचाल और मानक इलेक्ट्रोड विभव सारणी 4.4 में दिए गए हैं। तो ऊष्मा रासायनिक प्रचाल देखिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है, मतलब थर्मोकेमिकल पैरामीटर। पैरामीटर को हिंदी में प्रचाल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4.4 ये जो दिया गया है टेबल, इसमें टाइटेनियम से जिंक तक के तत्वों के M+2 से M0 मानक इलेक्ट्रोड विभवों के प्रेक्षित तथा परिकलित मान, मतलब जो निकाले गए वो और जो पैमाना बनाया गया है वो। इसको थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं। M+2 से M0 ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो देखिए सारणी 4.4 के मानों का उपयोग करके परिकलित मानों तथा E0 के प्रेक्षित मानों के मध्य तुलना को चित्र 4.4 में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ E0 एंड दोज कैलकुलेटेड। तो परिकलित मान का मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू और परिरक्षित मान का मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो प्रेक्षित मान मतलब ऑब्जर्व, परिकलित मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू।
तो वही कह रहा है कि 4.5 के मानों का उपयोग करके परिकलित मानों यानी कैलकुलेटेड वैल्यू तथा ई नाट के प्रेक्षित मानों यानी एब्जर्ड वैल्यू के मध्य तुलना को चित्र 4.4 में दर्शाया गया है। तो ये मानक इलेक्ट्रोड इधर है और इधर एलिमेंट दिए गए हैं। ये जो लाल निशान है ये प्रेक्षित मान है यानी एब्जर्ड वैल्यू है, और ये जो हरा निशान है ये परिकलित वैल्यू यानी कैलकुलेटेड वैल्यू। तो कैलकुलेट करके जो निकाला गया वो आया, वो हरे से ग्राफ बनाया गया है, जबकि जब हमने प्रैक्टिकल किया तो हकीकत निकल के कुछ अलग आई, वो रेड कलर से दिया गया है। इसको ध्यान देना। ये देखिए फिगर बनाया गया है। तो कह रहा है कापर का घनात्मक ईनाट के कारण अद्वितीय व्यवहार इसकी अम्लों से H2 मुक्त करने की असमर्थता का स्पष्टीकरण देता है। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देखें कि द यूनिक बिहेवियर ऑफ कापर हैविंग ए पॉजिटिव ई नाट अकाउंट्स फॉर इट्स एबिलिटी टू लिबरेट H2 फ्रॉम एसिड्स। तो इसका जो यूनिक बिहेवियर है, अद्वितीय व्यवहार, इसकी अम्लों से H2 मुक्त करने की असमर्थता का स्पष्टीकरण देता है। तो कापर क्या है, इसकी चूंकि ई नाट वैल्यू है जो कि यूनिक बिहेवियर है इसका, कि पॉजिटिव ई नाट है इसका, ये क्यों है, क्योंकि इसकी अम्लों से H2 मुक्त करने की असमर्थता का स्पष्टीकरण देता है। यानी ये एसिड से H2 नहीं मुक्त कर सकता कापर, क्योंकि इसका ई नाट धनात्मक है। तो जाहिर सी बात है धनात्मक है तो H2 निकालेगा अगर तो ये और धनात्मक होगा, जबकि M+2 से M बनाना है, इसलिए हाइड्रोजन मुक्त नहीं कर पाएगा यानी मुक्त करने में असमर्थता व्यक्त करेगा। केवल ऑक्सीकारक अम्ल जैसे नाइट्रिक अम्ल और गर्म शांत सल्फ्यूरिक अम्ल ही कापर के साथ अपक्रिया करते हैं और ये अम्ल अपचित हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो ऑक्सीकारक अम्ल हैं, ऑक्सीकारक का मतलब जो दूसरे को ऑक्सीकृत कर देते हैं और खुद अपचयित हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन लेना या ऑक्सीजन निकालना अपचयन है। तो हाइड्रोजन लेंगे तो इसका मतलब खुद अपचयित होंगे तो दूसरे को ऑक्सीकृत करेंगे। तो इसीलिए ऑक्सीकारक अम्ल के अंतर्गत नाइट्रिक अम्ल और गर्म शांत सल्फ्यूरिक अम्ल आता है। नाइट्रिक अम्ल तो ठंडे में ही हाइड्रोजन निकाल देगा, जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को जब गर्म करेंगे तब वो हाइड्रोजन निकाल पाएगा। कापर सॉलिड के Cu+2 एक्वस में रूपांतरण के लिए आवश्यक उच्च ऊर्जा इसकी जल योजन एंथैल्पी से संतुलित नहीं हो पाती। तो ध्यान दीजिए, अभी जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि ऑक्सीकारक अम्ल, तो ऑक्सीकरण का मतलब ही होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। तो कापर चूंकि हाइड्रोजन नहीं निकाल पा रहा था, जबकि नाइट्रिक अम्ल और गर्म शांत सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोजन निकाल देंगे। जब हाइड्रोजन निकाल देंगे तो जाहिर सी बात है जो हाइड्रोजन निकलेगी उसको ये खुद ही ग्रहण करके खुद अपचयित होंगे और दूसरे को ऑक्सीकृत करेंगे, इसीलिए इन्हें ऑक्सीकारक अम्ल के अंतर्गत रखा गया। अब देखिए, कापर ठोस है और Copper+2 एक्वस में रूपांतरण के लिए आवश्यक जो उच्च ऊर्जा है इसकी जल योजन एंथैल्पी से संतुलित नहीं हो पाती। ये बात समझने की जरूरत है। तो जल जुड़ने के लिए जो एंथैल्पी यानी ऊर्जा की जरूरत होती है वो इसके कापर सॉलिड से Copper+2 एक्वस में रूपांतरण के लिए जो उच्च ऊर्जा चाहिए वो जल योजन एंथैल्पी यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी से संतुलित नहीं हो पाती। तो इससे होता क्या है, श्रेणी में ई नाट के कम ऋणात्मक मानों की सामान्य प्रवृत्ति धातुओं के प्रथम एवं द्वितीय यानी एंथैल्पी के योग में सामान्य वृद्धि से संबंधित है। तो क्या होता है कि जो ई नाट की वैल्यू है यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है श्रेणी में, तो कम ऋणात्मक मानों की सामान्य प्रवृत्ति धातुओं के प्रथम एवं द्वितीय एंथैल्पी के योग में सामान्य वृद्धि से संबंधित है। तो जो मेटल है हमारी उनकी फर्स्ट और सेकंड जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसके मान स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कम ऋणात्मक मानों से
में के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि प्रथम और द्वितीय एंथैल्पी के योग में सामान्य वृद्धि से संबंधित है हमारी ऋणात्मक मानों की प्रवृत्ति ई नाट की। यह जानना रोचक है कि MnNi तथा Zn के ई नाट के मान सामान्य प्रवृत्ति द्वारा आपेक्षिक मानों से अधिक ऋणात्मक होते हैं। तो जो सामान्य मान है ई नाट की वैल्यू के, तो MnNi और Zn के लिए, मतलब मैग्नीज, निकिल और जिंक के लिए ई नाट के मान अपेक्षा से अधिक ऋणात्मक होते हैं। इससे अब क्या होगा, देखिए प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्वों के ऊष्मा रासायनिक मान किलो जूल पर मोल और M+2 संयम में अपचयन के मानक इलेक्ट्रोड विभवों के मान, इनसे कोई आपका लेना देना नहीं है। अब देखिए हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है कि हाँ, एक क्वेश्चन करने से पहले देखिए भी नीचे और दिया है, कह रहा है Mn+2 में अर्धभरित डी कक्षक का स्थायित्व और Zn+2 में पूर्ण भरित D10 विन्यास इसके ई नाट मानों से संबंधित है, जबकि निकिल का ई नाट इसके उच्चतम ऋणात्मक यानी डेल्टा हाइड्रेशन H नाट से संबंधित है। तो कहने का मतलब ये है कि Mn नाट में आधे भरे हुए डी कक्षक हैं, तो आधे और पूर्ण भरे हुए डी कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो जाहिर सी बात है Mn+2 और Zn+2 में, Mn+2 में आधे भरे हुए और Zn+2 में पूरे भरे हुए डी ऑर्बिटल हैं, तो इसलिए ई नाट के मानों से संबंधित है। मतलब ई नाट की वैल्यू आधे और पूरे भरे हुए डी कक्षकों से संबंधित है, जबकि निकिल में ई नाट की वैल्यू उच्चतम ऋणात्मक है, और ये उच्चतम ऋणात्मक होने का कारण डेल्टा हाइड्रेशन H नाट यानी इनकी जो जल योजन ऊष्मा एंथैल्पी है उससे संबंधित है। ये बात निकल करके सामने आई। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कह रहा है क्रोमियम+2 अपचायक है जबकि Mn+3 ऑक्सीकारक है, जबकि दोनों का D4 विन्यास है, ऐसा क्यों? तो दोनों में D4 विन्यास है, क्रोमियम+2 में और मैग्नीज+3 में, लेकिन फिर भी क्रोमियम हमारा अपचायक है और Mn+3 ऑक्सीकारक है। अपचायक का मतलब ये दूसरे का अपचयन कर सकता है, और ऑक्सीकारक का मतलब है दूसरे का ऑक्सीकरण यानी उसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि कर सकता है, और ये Cr+2 दूसरे का अपचयन यानी उसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी कर सकता है। दोनों का स्वभाव अलग है, जबकि दोनों में D4 विन्यास है। तो Cr+2 एक अपचायक है क्योंकि इसका विन्यास D4 से D3 में परिवर्तित होता है, जिसमें अर्धभरित T2G स्तर एकक 5 देखें यानी चैप्टर 5वां देखें होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्रोमियम है Cr+2 एक अपचायक है क्योंकि इसका जो विन्यास D4 है तो D4 से D3 में परिवर्तित हो जाता है। भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 4 से D3 बच जाएगा, जिसमें अर्धभरित T2G स्तर होता है। दूसरी ओर Mn+3 से Mn+2 में परिवर्तन से अर्धभरित D5 विन्यास प्राप्त होता है, जो इसे अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करता है। तो बात समझ में आ गई कि क्रोमियम+2 में D4 से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो D3 हो जाएगा। जब D3 हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें अर्धभरित T2G स्तर होता है। कहने का मतलब कुल मिलाकर T2G का मतलब उतना ना समझिए, मतलब ये समझिए कि इसमें आधे भरे हुए कक्षक नहीं है, और अर्धभरित कक्षक या पूर्ण भरित D ऑर्बिटल वाले ज़्यादा स्थायी होते हैं, जिससे अस्थायी हो जाएगा अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ना निकाल के ये लेना पसंद करता है। इलेक्ट्रॉन निकाल लेना नहीं, इलेक्ट्रॉन देना। इसको समझिए कि जैसे Mn+3 है तो D4 है
और Mn+2 बनेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन और आया तब Mn+2 बना, यानी D4 से D5 बन गया। और D5 आधा भरा हुआ है इसलिए ये ज़्यादा स्थायी होगा, जबकि क्रोमियम में +2 से जब +3 बनेगा यानी एक इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएगा, तो D4 से D3 बनेगा, तो और इसका स्थायित्व तो कमज़ोर हो जाएगा, जबकि ये D5 बनना पसंद करेगा। D5 मतलब इलेक्ट्रॉन लाना, इसके पास इलेक्ट्रॉन और आ जाए, यानी क्रोमियम +2 से +1 होना पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन और लेना, ताकि D5 हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन देखिए उल्टा हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालना, ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, तो Mn+3 से Mn+2 बन जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो जाहिर सी बात है कि खुद ऑक्सीकरण अवस्था घटाएगा तो दूसरे की बढ़ाएगा, और ये क्या करेगा, खुद अपनी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ाएगा, यानी +2 से +3 करेगा, यानी खुद का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे का अपचयन होगा, तो D4 से ये D3 में जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो +3 में जाएगा, तो जाहिर सी बात है खुद का ऑक्सीकरण करेगा तो दूसरे का अपचयन करेगा, यानी अपचयक की तरह काम करेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन खुद लेगा तो D4 से D5 में चला जाएगा, जब D5 में चला जाएगा तो अर्धभरित कक्षक हो जाएंगे जो ज़्यादा स्थायी हैं, इसलिए Mn+3 से Mn+2 में ज़्यादा रहना पसंद करेगा, इसलिए खुद अपचयित होगा तो दूसरे को ऑक्सीकृत करेगा, यानी ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। तो इस प्रकार से ये बातें हम लोग समझ चुके हैं। अब आगे आ जाता है मानक इलेक्ट्रोड विभवों Mn+3 Mn+2 में प्रवृत्तियाँ। तो अभी हमने M+2 से M+2 से M देखा, अब M+3 से M+2 देखेंगे। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।